हेलो सबको। आज हम बात करेंगे वैदिक एज के बारे में। मैं आपको कंप्लीट वैदिक एज जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, और वो भी सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में आएंगी वो ही एक्सप्लेन करूंगा, और जहाँ की जो आ चुकी हैं, जहाँ जो जिनके आने की संभावना है। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। सो आइए शुरू करते हैं। सो वैदिक एज सिविलाइजेशन जो है वो जो है इंडिया में 1500 से लेकर 600 BC के बीच ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी जब जो जो आर्यन माइग्रेशन है, जब वो इंडिया में हुई थी। यानी कि हम कह सकते हैं इंडिया में नहीं, इंडियन प्लेन्स में जब आर्यन माइग्रेशन शुरू हुई थी। ये आए थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, और आर्यन जो थे ये रहते थे स्टीप्स रीजन में। और ये स्टीप्स रीजन, ये रीजन कहा जाता है इंडो ईरानियन। और ये जो थे ये एक कैटल कीपिंग ट्राइब थी, यानी कि ये गाय भैंस ये रखते थे, और इनके दूध से और डेयरी प्रोडक्ट से ही गुजारा करते थे। देखिए, इसलिए इनको, जैसे कि डेयरी फार्मिंग के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आपने अगर कुछ एनवायरमेंटल डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं, तो ये माना जाता है कि एक सरस्वती नदी जो थी, ये उसके किनारे, उसके रिवर बैंक्स पे आके बस गए थे, और वहाँ पे ही अपनी जो कैटल कीपिंग थी वो करते थे। पर जब ये माना जाता है कि सरस्वती, कुछ थ्योरी इसके लिए बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है। ये देखिए, जो सरस्वती थी वो जो है वो खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, और ये लोग वहां से फिर कहीं और अच्छी जगह की तलाश में चले गए, और ये वहां से गए सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया, पहले ये सेंट्रल एशिया की तरफ गए, तब उसके बाद ये पंजाब के एरिया में आए 1500 BC के दौरान, और उसके बाद ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में आके बस गए। इस समय तक ये जो है इनका जो पूरा, ये लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में, हम कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया में ये फैल चुके थे। और इस चीज़ को जो है हम कह सकते हैं, इसको आर्यवर्ता भी कहा जाता है। और ये जो भाषा बोलते थे वो थी संस्कृत, और संस्कृत को कहा गया है इंडो आर्यन लैंग्वेज। याद रखिएगा, आर्यवर्ता कहा गया है जब ये जो है आर्यन पीपल, ये सारे नॉर्थ वेस्ट और पंजाब के रीजन में ये लोग आके फैल गए थे सभी जगह। ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये छोटी छोटी ट्राइब्स थी, और ये वहां पर फैल गए थे, और ये सिर्फ कैटल कीपिंग ट्राइब्स थी। और 6th सेंचुरी BC तक इन्होंने सारा का सारा नॉर्थ इंडिया कवर कर लिया था, जिसको कहा जाता है आर्यवर्ता। और इसके बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज भी हैं कि ये आर्यंस जो थे ये कहाँ से आए थे। कुछ लोग कहते थे ये तिब्बत से आए हैं। तो आइए अब उनकी बात करते हैं। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनका मानना था कि आर्यंस तिब्बत से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि ये नॉर्थ आर्कटिक के रीजन से आए थे, और मैक्स मुलर ने कहा था कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, और विलियम जोन्स ने कहा था कि ये मूल रूप से यूरोप की तरफ से आए थे। ये चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है, आपने इनको नोट कर लेना है, आप नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। और इसके बाद मैं आपको जो वैदिक लिटरेचर है उसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब बताऊंगा। पर जो ऋग्वेद का 7th मंडल है, यानी कि 7th मंडल को आपको कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हैं। ऋग्वेद के टोटल 10 पार्ट हैं। जो ये 7th मंडल है, इसमें युद्ध का जिक्र है, जो कि दसर्जन युद्ध कहा गया है, जिसको आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये है दसर्जन युद्ध, जिसकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 7th मंडल में लिखा गया है ऋग्वेद में। इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जो है किंग सुदास, जो कि भारता ट्राइब के थे, और इस ट्राइब का जिक्र ऋग्वेद में भी है। और किंग सुदास और 10 अलग ट्राइब्स, इस समय जो लड़ाइयाँ थी वो सिर्फ कैटल के लिए होती थी, जिसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा।
लड़ाइयाँ सिर्फ और सिर्फ कैटल की वजह से होती थी, कैटल के लिए होती थी। ये किसी ट्राइब को ख़त्म करके उनका कैटल रख लेते थे, इसलिए क्योंकि इनका जो मेन चीज़ थी, मेन इनके एसेट थे, वो सिर्फ और सिर्फ कैटल ही थे। और ये जो लड़ाई है ये परशुनी नदी के किनारे हुई थी, और परशुनी का जो आज का नाम है रावी, जो नदी पंजाब में है। सो अब हम बात करेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में। वैदिक लिटरेचर जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, श्रुति और स्मृति। स्मृति का मतलब है कि टू रिमेम्बर, यानी कि याद रखना। और श्रुति का मतलब कि व्हाट इज हर्ड, जो सुना गया हो। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं स्मृति के अंदर, रामायण और महाभारत, जैसे कि आपको पता ही है रामायण और महाभारत के बारे में। रामायण जो है, रामायण इज ओल्डेस्ट एपिक, यानी कि सबसे पुरानी जो एपिक है वो रामायण है। और रामायण को लिखा किसने था? महर्षि वाल्मीकि ने। और महाभारत जो है ये लॉन्गेस्ट एपिक है। याद रखिए, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। रामायण ओल्डेस्ट एपिक है और महाभारत लॉन्गेस्ट। और इन और महाभारत को लिखा था महर्षि वेद व्यास ने। स्मृति में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। स्मृति में जो है वो दो इंपॉर्टेंट लिटरेचर आते हैं, जो कि रामायण और महाभारत हैं। और रामायण जो है वो ओल्डेस्ट है, महाभारत है लॉन्गेस्ट है। रामायण को लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने, महाभारत को लिखा था महर्षि वेद व्यास ने। हालांकि इसमें जो है वो पुराण भी इसमें आते हैं। मैं पुराणों के बारे में आपको ऐसे ही वर्बली बता देता हूँ थोड़ा सा। जो है पुराण है हमारे, उनमें जो है 18 जो है वो मेन, 18 मेन पुराण है और 18 सब्सिडरी पुराण है। और इनको कंपाइल किया था सेग व्यास ने। और इसमें जो है 4 युगों का जिक्र किया गया। वो 4 युग कौन से हैं? त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। ये ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं श्रुति पर। जो श्रुति है उसका जो संस्कृत में मतलब है, उसका मतलब है कि व्हाट इज हर्ड, यानी कि क्या सुना गया है। पहले जो ये सब थे हमारे वेद रामायण, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे माना जाता है कि ये वर्बली ही पास किए गए थे। यानी कि जैसे आपके दादा ने आपके पापा को, आपके पापा ने आपको, आप अपने बच्चों को, ऐसे ये वर्बली पास किए जाते थे। पर एक समय इनको लगा कि ये जो है इनको ये रिटन कंपाइलेशन करनी बहुत ज़रूरी है, फिर ये सारे वेद जो हैं वो लिखे गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो श्रुति लिटरेचर है उसमें जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्रह्मांश, अर्यांश और उपनिषद। इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सारे के सारे जो 3 हैं जो इम्पोर्टेंट वो आपको समझा रहा हूँ, जिनमें से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको सभी के सभी वेदों के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए और एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो बना के दे दूंगा। सो लेट्स गो टू ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये ओल्डेस्ट नॉलेज, सॉरी ओल्डेस्ट वेद है। और जो ऋग्वेद है इसका जो मतलब है वो है कि प्रेज नॉलेज। और इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है। और इसमें जो है टोटल 10 मंडल हैं, जिनके बारे में मैं आप पीछे भी बता के आ चुका हूँ। और इसमें 128 सूक्तास हैं। और जो इसमें है, इसमें जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो हैं विश्वामित्रा और व्यास और सतलुज, यानी कि ये दो हैं, ये नदियां हैं। और इनके दो बीच में जो डायलॉग हुए हैं उनकी ये कमेंट्री लिखी गई है। और इस जो ये डायलॉग है, इस डायलॉग को कहा जाता है विश्वामित्रा नदी संवाद। देखिए विश्वामित्रा और ये जो नदी है, नदी संवाद। और अब हम मैं आपको जो 10 मंडल है उनमें से जो ये 4 हैं जिनमें से पहले पूछा जा चुका है, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख कर लाया हूँ। जो फर्स्ट एंड टेंथ है वो सबसे बड़े जो हैं मंडल हैं। और जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र लिखे गए हैं। और जो 7वां मंडल है उसमें बैटल ऑफ टेन किंग, यानी कि दशरथन युद्ध, जो कि मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ। और नाइन्थ जो है वो डिवोट किया गया है सोमा को। और जो सिंधु नदी है, याद रखिए जो सिंधु नदी, ये बहुत ही ज्यादा
बार बार मेंशन की गई है। और सिंधु को आज के समय में हम कहते हैं इंडस। इसको सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया है। और भारत ट्राइब को भी मेंशन किया गया, और सरस्वती नदी को होली जो है वो कहा गया है। और जो 7 नदियां मेंशन की गई हैं, उनके नाम मैं आपको ऐसे बोल के बता देता हूँ। अगर आपने सुनने हैं तो वीडियो को स्लो करके सुन लीजिए। वो है सिंधु, वितस्ता, अस्किनी, पुरुषिनी, विपाशा, चतुद्री, सरस्वती। और अगर हम जो सरस वैली है, सॉरी, सरस्वती वैली थी, सरस्वती वैली को कहा जाता था ब्रह्मवर्ता। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सामवेद और यजुर्वेद पर। जो सामवेद है इसमें मेलोडीज और चांट्स लिखे गए हैं। और सामवेद में जो है, सामवेद जो है ये 2 उपनिषद में है, वो डिवाइड किया गया है। और वो उपनिषद का नाम है चांदोग्य उपनिषद और कीना उपनिषद। और नेक्स्ट है यजुर्वेद, इसमें जो है मंत्र लिखे गए हैं। और ये जो 2 टाइप्स हैं, और जो कृष्णा है इसका मतलब होता है ब्लैक और डार्क। ब्लैक और डार्क। और जो शुक्ला है, शुक्ला का मतलब होता है वाइट और ब्राइट। सो यही जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये मैं चीज़ें आपको बता दी। अब हम बात करेंगे 4 स्टाइल ऑफ टेक्स्ट की, यानी कि कौन से स्टाइल में जो है टेक्स्ट में लिखे गए हैं वेद। सो जो संहिताज हैं, इसमें लिखे गए हैं मंत्र। और जो ब्राह्मण्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं। इसमें जो है कमेंट्रीज लिखी गई हैं रिचुअल सेरेमनीज और सेक्रीफाइस की। सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान। और जो नेक्स्ट है वो है अर्नाइकस। इसका मतलब है कमेंट्री ऑन, सॉरी, ये है टेक्स्ट ऑन, टेक्स्ट ऑन रिचुअल सेरेमनी सेक्रीफाइसेस। और ये है कमेंट्रीज ऑन रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस। और जो उपनिषद हैं इनका जो टेक्स्ट जो है वो डिस्कस करता है मेडिटेशन, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। सो यही इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे रिलीजन के बारे में, कि जो अर्ली वैदिक एज थी। याद रखिए, मैं अब बात कर रहा हूँ मैं अर्ली वैदिक एज की। जो अर्ली वैदिक एज थी वो थी 1500 से सिर्फ 1000 बीसी के बीच। इसके बीच बीच में ही जो है वो ये रिलीजन जो है हम जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ पे इस रिलीजन में सिर्फ और सिर्फ 3 मेन गॉड थे। जो इंद्रा थे, इनको कहा जाता था गॉड ऑफ लाइट, थंडर एंड रेन। और रुद्रा को कहा जाता था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और रुद्रा को एक और जिम्मेदारी भी दी जाती थी, जो कि होती थी कैटल की। और ये मानते थे कि जो रुद्रा है वो केयर टेकर है कैटल का। और लास्ट जो गॉड है जिसमें से एग्जाम आ सकता है वो है वरुणा। और इनको कहा जाता था गॉड ऑफ वाटर एंड मॉरल्स। ये जो बात हमने की थी ये तो थी अर्ली वैदिक एज की। पर जो लेटर वैदिक एज का रिलीजन था वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि जो लेटर वैदिक एज का रिलीजन था वो था ब्राह्मण डोमिनेटेड। इसी कारण वो रिलीजन को ब्राह्मणिज्म भी कहा गया है। ये बात है।
हजार से 1000 BC से 600 BC के बीच की। इसको कहा गया है ब्राह्मणिज्म। मैं यहाँ पर एक अलग से जो है वर्णा सिस्टम की जो है स्लाइड वो ऐड करनी भूल गया, इसलिए वो मैं आपको ऊपर जाके बताता हूँ। जो ब्राह्मण है वो मोस्ट डोमिनेटेड क्लास थी, जो आपको पता ही होगा। फर्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, मैं आपको वर्णा सिस्टम दिखा देता हूँ। जैसे देख सकते हैं, जो सबसे टॉप पर है ये ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं और फिर शूद्र हैं। सो अब हम बात करेंगे जो है पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर जो वैदिक एज का। तो ये है। सो ओके, अब हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे जैसे कि कुला। सो ये जो है ये कहा जाता था एक फैमिली को, क्योंकि जो एक फैमिली है वो एक बेसिक यूनिट है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। और जो हेड होता था उस फैमिली का उसको कहा जाता था कुलप्पा। जब काफी सारी फैमिली यानी कि काफी कुल जो थे वो इकट्ठे हो जाते थे तो बनता था एक ग्राम। जैसे कि ये सारे फैमिलीज हैं, ये इकट्ठी हो गई और ये बना एक ग्राम। और इस जो ग्राम का हेड था वो हेड बनता था ग्रामीणी। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये एक जो है वो विलेज भी बन जाता था। काफी सारी फैमिलीज जब इकट्ठी हो जाती हैं वो विलेज भी बन जाता था, और उस विलेज का हेड जो था वो ग्रामीण होता था। ये एक सिंपल चीज ही है, आपको कॉमन सेंस लगानी है थोड़ी सी अपनी। और ये जो विशु है, विशु जो है ये तब फॉर्म होता था जब जो है ग्रुप ऑफ विलेजेस इकट्ठा होता था। जैसे कि आप सोचिए, ये आपका गांव, ये आपके पास वाला गांव, ये आपके पीछे वाला, ये साइड वाला, ये फॉर्म होके एक विशु को जो है वो फॉर्म करते थे। ये एक कम्युनिटी होती थी जिसका हेड होता था विषयपति। और राजन, राजन का मतलब होता था किंग। जैसे कि ये तो एक विशु है। जब बहुत सारे विशु जो इकट्ठे होते थे उनका जो हेड होता था, यानी कि एक विशु, दो विशु, तीन विशु, ये इन तीनों विषुओं का जो हेड है उसको कहा जाएगा राजन। जो राजन जो है इसको दो टर्म से और जाना जाता है। राजन को आप राजा ही मान सकते हैं। यह हेड होता था एक जना का, क्योंकि जब ये ग्रुप ऑफ विशुस फॉर्म होते थे इनको कहा जाता था जना। यानी कि ग्रुप ऑफ विशुस को जना, और इसका जो हेड होता था वो राजन होता था। सो जो राजन है उसको कहा जाता है गोपति जनस्या। और इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ कैटल, यानी कि जो हमारे कैटल है उसकी रखवाली कर सके। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कैटल है वो उस समय का सबसे बेटर जो है बेस्ट एसेट होता था, बेस्ट क्वालिटी का एसेट। तो इसलिए ये जो लड़ाइयाँ होती थी वो भी कैटल के लिए होती थी, और जो पूजा होती थी वो भी अपने कैटल को बचाने के लिए होती थी। फिर जो है दो तरह की जो है मेजर मीटिंग्स होती थी, जो है सभा और समिति। इसमें जो है राजन है वो बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता था। और राजन जो है, राजन को कुछ जो पुरोहित होते थे वो इसमें जो है असिस्ट करते थे उसके डिसीजंस में। अब हम बात करेंगे जो सभा है वो ऋग्वैदिक पीरियड में लगती थी। इसमें जो एल्डर मेंबर्स ऑफ जना होते थे वो ही इसमें पार्ट लेते थे। और एक याद रखिएगा, पहले इसमें वुमेन्स जो है वो अलाउड होती थी और वो आती भी थी, पर जो लेटर वैदिक एज है, लेटर वैदिक एज में जो वुमेन्स है उनकी एंट्री बंद कर दी गई थी और वुमेन्स आनी बंद हो गई थी। यही इसमें इम्पोर्टेंट है, आपने इसको ही याद रखना है। और फिर जो है समिति, समिति जो है ये पॉलिटिकल और बिजनेस डिस्कशंस यहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी और इसका डिस्कशन होते थे। और राजन, और राजन की जो इलेक्शन होती थी वो भी यहाँ पे होती थी। यहाँ पर फिलोसफिकल
और प्रेयर्स और बाकी रिलीजियस सेरेमनी सारी जहाँ पर ही कंडक्ट की जाती थी। धीरे धीरे जब अर्ली वैदिक पीरियड का एंडिंग पीरियड था, उस समय जो समिति थी इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वैदिक सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसके अलावा एक और मीट टाइप की मीटिंग होती थी जिसको कहा जाता था विधाता। और इस जो है इसमें जो ये अर्लीस्ट ट्राइबल असेंबली थी, इसका पर्पस होता था सेकुलर, मिलिट्री, इकोनॉमिक और सोशल, रिलीजियस जो है उन एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करना। सो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम डेली एक वीडियो लाते हैं और डेली अपलोड करते हैं सुबह 6 से 7 बजे के बीच। थैंक यू।